देखो बेटा अच्छे से समझ लो, ये गोल्डन रूल्स अगर आपको आएंगे तो आपके लिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास 3 रूल्स में पहला रूल ये था कि अगर ग्रॉस है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें तो हमारे पास नेट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि नेट में ग्रॉस में स्टार्टिंग से करते हैं। 3 रूल्स में पहला रूल क्या था कि जो हमारी ग्रॉस इनकम है उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो नेट इनकम आ जाएगी। नेट इनकम या नेट प्रोडक्ट, यानी कि नेट में अगर प्लस डेप्रिसिएशन कर दें तो ग्रॉस आ जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 1 है। जब हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है उसमें हम प्लस कर दें NFIA तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। NFIA का मतलब हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम कौन सी होती हैं? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ठीक है ना, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। अब 3rd नंबर पे रूल था कि जो भी हमारी इनकम आ रही है फैक्टर कॉस्ट उसमें NIT अगर ऐड कर दें तो हमारे पास इनकम आ जाएगी एट मार्केट प्राइस। तो NIT क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, ये 3 गोल्डन रूल्स हैं। अब इनको कैसे हम यूज करते हैं? देखो, एक टर्म है मान लो GDP एट MP। इस टर्म की फुल फॉर्म क्या हुई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। अब इसकी डेफिनेशन कैसे करनी होगी? जहां भी डोमेस्टिक वर्ड आ जाता है ना, ये डोमेस्टिक वर्ड, इसको हम कहते हैं विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ये टर्म हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये चीज आ गई। अब हमें क्या करना है? कोई भी डेफिनेशन फ्रेम करने के लिए वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ये कॉमन टर्म है। बजाय कि डेफिनेशंस को लर्न करो, उन डेफिनेशंस को समझ लो। अब डेफिनेशंस को समझने में हमने कहा अगर ग्रॉस डोमेस्टिक है तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है ना, या मार्केट प्राइस, तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर इन अ विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। इस तरह से डेफिनेशन फ्रेम हो जाएगी। अगर आपने इसकी डेफिनेशन करनी है तो फैक्टर कॉस्ट है द फैक्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है ना, इंक्लूडिंग NFIA। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये 3 गोल्डन रूल्स याद हो गए तो आपके लिए इसकी डेफिनेशंस को लर्न करना इजी है। अगर हम जितनी बुक्स उठाएंगे, चाहे NCERT उठाएं, किसी भी ऑथर के उठाएं, इवन मेरे भी नोट्स जब मैं दूंगी वो भी देखोगे, हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन मिलेगी। ये कीवर्ड्स कॉमन होंगे, इनका अरेंजमेंट चेंज होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12th में आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है कि आप कीवर्ड सही लिखो।
ठीक है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो कीवर्ड्स अगर सही हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी भी हो। तो ये आपके मेजर कीवर्ड्स हैं, ठीक है, ये नोट करो। ठीक है, तो डेफिनेशन फ्रेम करनी आ गई सबको? आर्यन भैया, ये स्कूल में याद है ऐसे रोटेशन में बिठाते थे बचपन में? सबके डेफिनेशन बता रही हूँ मैं, सबकी डेफिनेशन कैसे होगी कि जहाँ पे ग्रॉस वर्ड आएगा वहां ग्रॉस वैल्यू लिख दिया, जहाँ पे मार्केट प्राइस आएगा मार्केट प्राइस लिख दिया, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, या नेट में लिख दिया आफ्टर डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट है तो द फैक्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस तरह से डेफिनेशंस फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। अब कन्वर्जन देखो कैसे होता है। मान लो हमें गिवन है, ये वाली वैल्यूज लेके चलते हैं, जीडीपी एट एमपी, हमें रिक्वायर्ड है एनएनपी एट एफसी, ठीक है। अब हमें रूल 1, हमें एनएनपी एट एफसी चाहिए, तो जीडीपी एट एमपी, दिस इज 1 ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहला स्टेप, हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, दिस इज 2 हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, पहले हम यहां से यहां गए, फिर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो प्लस NFIA, ठीक है। अब थर्ड, ये थर्ड है, जो हमें चाहिए वो हमने यहां लिख दिया। अब फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस NIT। तो हमेशा दिमाग में ये 3 स्टेप रखो, आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में दी है, आप इन 3 स्टेप्स को रखो दिमाग में, और नो शॉर्टकट्स, चाहे प्रैक्टिस करते समय, क्योंकि जब तुम्हें 200-250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तो हर बार फुल फॉर्म तो नहीं लिख सकते हो, तो उस केस में चाहे शॉर्ट फॉर्म्स लिख लो, लेकिन काम पूरा फॉर्मूला लिख के ही करो। उससे आपका थ्योरी ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा कि किस आइटम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। रूल्स भी आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। तो 1 2 3 रूल दिमाग में रखो, इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो, हमारा फोकस 1 2 3 पे रहना चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो एक और चीज बताते हैं, मान लो गिवन है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, रिक्वायर्ड है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। नाउ अनदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आपको गिवन है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, रिक्वायर्ड नेट से नेट सेम है, इग्नोर कर दिया। सेकेंड नंबर, आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो यहां पे आपने लिखा एड NFIA, ठीक है, NFIA लिख दिया। फिर आपको मार्केट प्राइस चाहिए, फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो ऐड NIT, और ये वैल्यू हमने यहां लिख दी। मतलब आप इसको इक्वेशन फॉर्म में भी डाल सकते हैं, आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी डाल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें या ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, बहुत इमैटेरियल है ये बात, मार्क्स पे कभी कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। बट विच इज बेटर, दिस इज ऑलवेज बेटर। इसमें आपके पास हमेशा अगर कुछ काम ऐड लेस और ज्यादा करना है तो आपके पास स्कोप रहता है, तो दिस इज ऑलवेज बेटर, दिस इज अ गुड प्रेजेंटेशन, राइट। क्लियर हो गई ये बात कि हमें ऐसे करना है, तो दिस इज द वे। आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आपको ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ध्यान रखना है। अब जैसे कि सबके पास स्पाइरल है, आप लोगों को असाइनमेंट ग्रुप में भेजा है, आप लोग वो ओपन कर लीजिए, ठीक है। और जब नेक्स्ट क्लास में आओगे तो अपनी स्पाइरल कलेक्ट कर लेना। कार्तिक तुम मुझे बता देना कल तक, तो मैं कल कोरियर वाले को बुला लूंगी। ये आप लोगों की स्पाइरल है, ठीक है। नोट्स की मिलेगी, लेकिन नोट्स की अभी नहीं मिलेगी, आराम से 1-2 महीने बाद मिलेगी जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे।
अगर मेरे को लगेगा कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो अच्छे से तो मैं लिखवाऊंगी सारे नोट्स। मुझे लगेगा बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मैं सोचूंगी कि चलो तुम्हें नोट्स के लिए स्पाइरल दे दूं, वरना सब लिखवाऊंगी। देखो इसमें ये आपका इंडेक्स है पूरा। इसमें जो असाइनमेंट की डेट है, जैसे कि मैंने ये कहा कि अब ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, वैसे तो मैं क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगी, होमवर्क में भी दूंगी, लेकिन फिर मैं आपको एक दिन ये बोलूंगी कि अभी असाइनमेंट जितना बचा हुआ सारा कंप्लीट कर लेना, वो डेट आप यहाँ डाल लोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेट ऑफ सबमिशन। डेट ऑफ सबमिशन आपने जिस दिन कंप्लीट कर लिया चेक कर, वो आप यहाँ लिख लोगे, और फिर मेरे से चेक करा लिया कि मैम हमने देख लो सारा कर लिया है, वो चेक यहाँ पे टिक लगा लोगे। आपको खुद को ये रहेगा कि अच्छा हमारा इतना काम पेंडिंग है, ठीक है। 12th क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है और उस दौरान हमारे दिमाग में बहुत चीजें आती हैं और कई बार हम भूल भी जाते हैं। ये पेज मैंने सिर्फ आपकी माइंडफुल म्यूजिंग्स के लिए दिया है। व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग, आपके दिमाग में कोई थॉट्स आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये बात करनी है या दिमाग में कुछ भी आ रहा है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एकेडमिक्स इवन। बिल्कुल इसको ये मत समझो कि ये सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड है। हमारे दिमाग में 100 बातें आती हैं, 100 में से 10 बातें ही होती हैं जो हमारे एकेडमिक से रिलेटेड होती हैं, 90 बातें नॉन एकेडमिक की होती हैं जो हमें ज्यादा तंग करती हैं। तो कई बार हमें अपने अंदर जो चल रहा होता है उनका सोल्यूशन सिर्फ एक्सप्रेशन से ही मिल जाता है। बिकॉज हमें एक्सप्रेस करना नहीं आता तो हमें चीजों के सोल्यूशन नहीं मिलते, वो हमारे दिमाग की बहुत सारी शेल्फ्स को ऑक्यूपाई करके चल लेते हैं, और वो जो शेल्फ्स ऑक्यूपाई करते हैं उससे हमारे दिमाग में फालतू की चीजें ज्यादा भर जाती है और काम की चीजें भरने का समय नहीं रहता, जगह ही नहीं बचती है, इतना कचरा होता है ना। कपड़े की अलमारी में कपड़े पहनने के लिए कुछ नहीं है लेकिन अलमारी भरी पड़ी है, तो क्या होता है, खराब कपड़े निकाल दो, जगह बनाओ ताकि नए कपड़े रखने की जगह बने। तो वो जो ऐसे खराब कपड़े हैं, ऐसे खराब थॉट्स हैं, ऐसे थॉट्स हैं जो कि आपको थोड़ा तंग कर रहे हैं, यू कैन राइट हियर। मुझे पढ़ने का कोई मन नहीं है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि मुझे पढ़ाओ, दिस इज कम्प्लीटली योर विश। पढ़ाना हो पढ़ाना, नहीं पढ़ाना हो मत पढ़ाना, ये आपके लिए है। बचपन में कहते थे ना डायरी लिखो, मैं ये नहीं कह रही कि अपने सीक्रेट्स भी लिखो, किसी दिन पता लगे किसी ने पढ़ लिया तो फिर भी दिमाग में 100 चीजें आती हैं। तो दिस इज जस्ट अ प्लेस टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। आप कुछ नहीं तो डेली एक पॉजिटिव थॉट इसमें लिखना शुरू कर दो रात को सोने से पहले। डेली का अगर तुम इतना भी लिखना शुरू कर दोगे, आज मैंने क्या अचीव किया, और एक आपने लिख दिया आज मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे अपना सही करना है। जैसे कि तुमने आज एक लिखा कि आज मैंने अपना सारा पेंडिंग काम खत्म किया, अकम्प्लिशमेंट। एक आज मैंने 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज किया तो मुझे इसको कम करना है, ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा। बट अगर आप ये भी करोगे तो आपको रोज की यहाँ पे डेट वाइज जब आप लिखना शुरू करोगे, एक प्लस और एक माइनस अपने दिन का, तो कुछ दिनों में आप ये लिस्ट देखोगे कि आपके ऑटोमेटिकली घंटे बढ़ गए। ये एक मैं टास्क में कह रही हूँ, ये करना शुरू कर दोगे ना तो तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम अपना, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आपसे अच्छा जज कोई नहीं हो सकता। मैं या आपके पेरेंट्स नहीं कह सकते कि तुमने यहाँ टाइम वेस्ट किया और यहाँ टाइम यूटिलाइज किया। आपको अपनी ईमानदारी से पता है कि आपने कहाँ वेस्ट किया और कहाँ यूटिलाइज किया, क्योंकि सबकी वेस्टेज और यूटिलाइजेशन की डेफिनेशन अलग अलग होती है। तो अगर आप दिन के एंड में यहाँ पे इतना सा भी लिख दोगे कि मैंने आज क्या प्रोडक्टिव किया और क्या अनप्रोडक्टिव किया, तो भी आप लोग एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर जाओगे और आपको इसका बेनिफिट आज नहीं कम से कम 1-1.5 महीने बाद फील होगा। तो 40 डेज का साइकिल होता है ये, कि 40 डेज के साइकिल में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव क्या है। किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्पाइरल है, अपनी अपनी स्पाइरल से ही पढ़ना है। और ये पेज बहुत स्टार्टिंग में इसीलिए दिया है क्योंकि ये पेज तो कोई भी नहीं खोलेगा कभी भी। इसके बाद ये सारे असाइनमेंट्स हैं आपके। तो इसका फर्स्ट असाइनमेंट ओपन करोगे और उसका सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एनडीपी एट एफसी, ठीक है। हमें दिया हुआ है जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी।
मतलब पहला स्टेप हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया माइनस डेप्रिसिएशन। हमेशा क्या करोगे, जब भी आप यहाँ लिखोगे उसके 2 लाइन छोड़ के इसकी वैल्यू साथ साथ लिखते जाओ, क्योंकि वैल्यूज की सीक्वेंस में चेंज नहीं आना चाहिए। वैल्यूज के सीक्वेंस में चेंज आ गया तो वहां मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमने कहा जीएनपी एट एमपी 78,300, डेप्रिसिएशन 4,500, फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक पे जाना है, मतलब माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कितनी है 1620। फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो माइनस NIT। माइनस NIT में क्या होता है, ब्रैकेट में लिखोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तरीके से काम करोगे, शॉर्टकट्स नहीं मारोगे, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो गई, आपने ये पूरा सही बना दिया तो इसके भी नंबर मिलते हैं। तो इसलिए कोई शॉर्टकट्स मत मारना, ठीक है। माइनस हमने ब्रैकेट में लिखा 9300 माइनस 1200, क्योंकि NIT चाहिए ना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT माइनस करना है, इसलिए। अब कैलकुलेशन का भी तरीका समझ लो। कई बार मैं बच्चों को देखती हूँ बिल्कुल बेबी स्टेप्स करके कैलकुलेशंस कर रहे हैं। मत करो कि बेबी स्टेप्स करके कैलकुलेशन करो, जितने शॉर्टकट ले सकते हो लो, और नहीं ले सकते तो वो बेबी स्टेप अपने रफ में करके देख लो। यहाँ पे थोड़े बहुत स्टेप तो ले सकते हो, जैसे कि 78,300 माइनस हमने कर दिया 56,120 और माइनस इनको सॉल्व करके हमने डाल दिया 80,100। लेकिन अब इसको पूरा एक साथ ही कर दो, ठीक है। यानी कि 78,300 माइनस ये हमारा आ गया 14,220 और हमारा आंसर आ गया कितना 80,046 रुपीस। क्या लिखा है, करोड़, ठीक है। अब हमने ये कैलकुलेशन इतने स्टेप्स में दिखाई, आराम से एक एक लाइन छोड़ के स्टेप दिखाओ। और अगर तुम्हें लगता है तो तुम ये भी कर सकते हो कि ये तुमने एक बार इक्वेशन में वैल्यू डाल दी, ये जो 2 स्टेप्स है ये मिस कर दो, रफ में कर लो, डायरेक्ट आंसर लिख दो, क्योंकि इन 2 स्टेप के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आपको। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 3 नंबर कैसे मिल रहे हैं, 1 नंबर इसका मिल रहा है, 1 इसका मिल रहा है और 1 इसका मिल रहा है। 3 नंबर में ऐसे मिल रहे हैं। तो अब वो 3 नंबर में अगर इस तरह से मिल जाएंगे तो इस स्टेप का कोई यूटिलाइज नहीं है, बट ठीक है कैलकुलेशंस तो करनी है ना, तो करोगे ही। बट फिर वो एक एक लाइन छोड़ के दिखाओ, जिससे कि थोड़ा काम खुला खुला रहे। बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल लाइन से चिपका चिपका के करते चले जाते हैं। तो सेव पेपर सेव ट्रीज पढ़ाई में नहीं करना, ठीक है, वो बाकी सब जगह करना है। पढ़ाई करते समय सेव पेपर सेव ट्रीज नहीं करना, वहां पे अच्छे से पढ़ाई करो, खुला खुला बढ़िया काम। तो इस तरह से प्रेजेंट करना है। इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी शॉर्टकट्स पे नहीं जाना। अभी हम सेशन के स्टार्टिंग में हैं, हम थोड़े लॉन्ग वे से ही करेंगे। उसका रीजन ये है कि इस तरह से करने से हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो आप कहीं भी देखोगे वहां शॉर्टकट्स हैं, तो प्लीज डोंट फॉलो। यहाँ तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे, एंड आई एम 100% श्योर स्कूल टीचर्स भी इसके नंबर अभी काटते हैं, क्योंकि हम सब एक ही चीज चाहते हैं कि आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के लिए अलग से मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे आंसर को। डिनोमिनेशन ऊपर रुपीस, करोड़, जो भी है, लैक्स है, जो भी डिनोमिनेशन है वो जरूर लिखना, और फिर बाद में चाहो तो ब्रैकेट में डाल के आंसर NDP एट फैक्टर कॉस्ट ₹64,000, कॉमा, ये हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो, तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट।
ठीक है, थैंक यू।